नमस्कार दोस्तों, मैं विंध्याचल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्याय स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज मौर्य वंश और सम्राट अशोक के बारे में उन सारे फैक्टों को जानेंगे जहां से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हाँ, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, अगर हम मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद नंद वंश का जो शासक था उसे पराजित करके 322 ईसा पूर्व में की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची में स्थित विशालतम स्तूप किस काल का माना जाता है? तो देखिए, सांची में जो स्थित विशालतम स्तूप था वो मौर्य वंश के काल का माना जाता है। अगर इसके निर्माण के बारे में हम बात करें तो इसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगर इसके स्थिति की बात हम बात करें तो यह जो है एमपी की जो राजधानी भोपाल है वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? अगर हम मौर्य वंश की राजधानी के बारे में बात करें तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। वर्तमान में पटना बिहार में यह स्थान पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रियदर्शी किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, देवनाम जो प्रियदर्शी था वो अशोक को कहते हैं। इसका अर्थ होता है देवताओं में सबसे प्रिय। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो देखिए, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत के बारे में बात करें तो ओमेगस्थनीज था। इसे सेलुकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सेलुकस निकेटर को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो देखिए, सेलुकस निकेटर को पराजित करने की बात करें तो सेलुकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और विवश होकर सेलुकस निकेटर ने संधि कर ली थी चंद्रगुप्त मौर्य से। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो अशोक के रुमनदेही अभिलेख द्वारा जो है स्तंभ लेख द्वारा अंकित किया जाता है। इस अभिलेख के बारे में बात करें तो यह इस समय लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है? दोस्तों, मौर्य वंश का वो शासक था अशोक जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो देखिए दोस्तों, वह पत्नी थी करुआकी जिसने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। देखिए, सम्राट अशोक को 3 पत्नियाँ थीं। पहली थी करुआकी, दूसरी की बात करें तो दूसरी थी पद्मावती और तीसरी की बात करें तो तीसरी थी तिच्छरक्षिता। तीसरी पत्नी थी तिच्छरक्षिता। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो देखिए, जो है रुमनदेही का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसी से ये सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है भारत तक फैला था, भारत के पश्चिम तक फैला था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो देखिए, बिंदुसार ने जो विद्रोह को कुचलने के लिए तक्षशिला भेजा था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया था? देखिए दोस्तों, कलिंग विजय जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसमें इतना भारी रक्तपात हुआ था जिससे अशोक का मन द्रवित हो गया और उसने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो देखिए, वो जो शासक था वो अशोक था। इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? दोस्तों, अगर भारत के अलावा अशोक के अभिलेख की बात करें तो वह अफगानिस्तान में पाया गया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? दोस्तों, अगर मुद्रा राक्षस के लेखक के बारे में बात करें तो मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो विशाख दत्त है।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन नामक झील बनवाई थी? अगर हम सुदर्शन झील के बारे में, निर्माण के बारे में बात करें तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र में स्थित गिरनाम नामक जो पहाड़ी थी उसके मध्य में जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो दोस्तों, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो उस समय जो अशोक था वो उज्जैन नामक स्थान का गवर्नर था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो देखिए, कलिंग युद्ध के विजय का जो वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो देखिए, अगर हम श्रीनगर की स्थापना की बात करें तो श्रीनगर की स्थापना जो है सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का शासक था उसके द्वारा की गई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? देखिए दोस्तों, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्रोनोमोई मौर्य काल में किसे कहा जाता है? दोस्तों, एग्रोनोमोई जो है मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जैन धर्म अपनाने का उल्लेख हमें परिशिष्ट पर्वम नामक एक ग्रंथ है उससे मिलता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? अगर हम उस शासक के बारे में बात करें तो वो शासक था बिंदुसार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अगर हम कलिंग की चढ़ाई के बारे में बात करें तो कलिंग की चढ़ाई का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अशोक का 13वां शिलालेख। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अशोक के हम महत्वपूर्ण जो है शिलालेख है उसके बारे में आज बात करते हैं। अगर हम प्रथम शिलालेख के बारे में बात करें तो प्रथम शिलालेख में जो है अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। अगर वही हम दूसरे शिलालेख के बारे में बात करें तो दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु चिकित्सा के बारे में बात की है। तीसरे शिलालेख के बारे में बात करें तो तीसरे शिलालेख में अशोक ने अधिकारियों को हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने के लिए कहा है। अगर हम 5वें शिलालेख के बारे में बात करें तो 5वें शिलालेख में अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की है। आगे चलते हैं। छठे शिलालेख के बारे में अगर हम बात करें तो छठे शिलालेख में अशोक ने आत्मनियंत्रण की शिक्षा के बारे में बात किया है। अगर हम 11वें शिलालेख के बारे में बात करें तो 11वें शिलालेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। वहीं अगर हम 13वें शिलालेख के बारे में बात करें तो 13वें शिलालेख में अशोक ने जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अब अगली वीडियो में आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।